खुदा के लिए मेरी मदद करो। रात के 2:30 बज रहे थे जब ये लड़की हातिम की गाड़ी के सामने आई थी। एकदम से ही उसने गाड़ी रोकी। लड़की भागकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। वो मेहरुन्निसा थी, नीलो बाई के कोठे से भागी हुई, जहां उसके सौतेले बाप ने उसे 20 लाख के इवज बेचा था। नीलो बाई के आदमी भूखे शेर की तरह उसे ढूंढते फिर रहे थे। हातिम उसे देखकर घबरा गया, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उतरो गाड़ी से, कौन हो तुम? हातिम ने करायत से उसे देखा, लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह गया। बचाओ, खुदा के लिए मुझे उस शख्स से बचाओ, ये मेरी इज्जत। मेहरुन्निसा ने उसका पूरा वजूद खौफ से थर थर कांप रहा था। वो इस वक्त बहुत बड़े कमरे में मौजूद थे। बाहर 3 गार्ड खड़े उसका पहरा दे रहे थे। थोड़ी ही देर पहले उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से सख्ती का मुजाहरा हुआ। उन्होंने इसे धमकी दी थी कि अगर तुमने यहां से एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम्हें जान से मार देंगे। मेहरुन्निसा बहुत खौफजदा थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक मुसीबत से निकलकर वो दूसरी मुसीबत में फंस जाएगी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे जब कमरे का दरवाजा खुला और एक नौकरानी अंदर दाखिल हुई। वो पुरजोश अंदाज में मेहरुन्निसा के पास आई और शादी का जोड़ा उसके हवाले करते हुए कहने लगी, बीबी जी जल्दी से ये पहन लीजिए, थोड़ी ही देर में मौलवी साहब आ रहे हैं। दरअसल साहब का हुक्म है कि आपको जल्द अज जल्द नीचे लाया जाए। ये तुम क्या कह रही हो? किस मौलवी की बात कर रही हो? इसे लगा था इसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। जो ख्यालात इसके जहन में आ रहे थे वो उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। अरे बीबी जी क्या हो गया है आपको? पता नहीं है, अब की बार हैरान होने की बारी रानी की थी। उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। मुझे वाकई नहीं पता, मुझे बताओ तुम किस बारे में बात कर रही हो, और ये शादी का जोड़ा मेरे हवाले क्यों कर रही हो? मेरी तो शादी नहीं हो रही। उसने इंतहाई मासूमियत से कहा तो रानी की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि मेहरुन्निसा वाकई एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत और मासूम लड़की थी। उसे यहाँ पर आए हुए तकरीबन 3 दिन गुजर गए थे, और इस दौरान जितना रानी ने उस लड़की को जान लिया था, उसे अंदाजा हुआ था कि मेहरुन्निसा को जमाने भर की चालाकियां नहीं आती, बल्कि वो तो अपनी जात में मगन रहने वाली एक सादा सी रूह है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दूसरों के काम आना है। साहब ने आपसे निकाह करने का फैसला किया है। ये बात करते हुए उसने अपनी गर्दन झुका ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पीछे क्या वजह है, और वो ये भी चाहती थी कि हातिम साहब इस मासूम लड़की के साथ ना खेलें, क्योंकि वो एक मुलाजमा थी। वो खामोश रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। मेहरुन्निसा चीखते हुए कहने लगी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस इंसान से निकाह करूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। मैंने उस इंसान की मदद जरूर तलब की थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे ऊपर अपना हक जमाना शुरू कर दे। मैंने उसे ऐसा कोई राइट नहीं दिया कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे कोई भी काम करने पर मजबूर कर दे। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज से खुला। अब की बार कमरे के अंदर दाखिल होने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि हातिम था। उसके लबों पर एक शातिराना मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए खूनख्वार लहजे में कहने लगा, देखो, जब तुमने मुझसे पनाह मांगी थी तो मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हें मेरी बात भी माननी होगी। उस वक्त तुम बहुत मुश्किल में थी। मैंने तुम्हारी बात मानने की हामी भर ली थी। हाँ, मैंने तुम्हारी बात मानने का वादा जरूर किया था, लेकिन मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तुमने इतना अरसा मुझे अपने पास रखा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अपनी खाला जान से राब्ता हो गया है। अब मुझे उनके पास जाना है और मैं यहां से जा रही हूं। इससे पहले कि वो यहां से निकलती, हातिम ने उसकी बाजू जोर से पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम्हें यहां पर मैं अपनी मर्जी से लाया था और यहां से भेजूंगा भी अपनी मर्जी से ही। तो इस वक्त तक इस हवेली से कदम बाहर नहीं निकाल सकती जब तक कि मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता। अगर तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे खानदान को ही इस सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा। उसकी बात सुनकर वो बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। मैं तुम पर केस कर दूंगी। उसने उंगली उठाकर धमकी दी तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा। अपनी सौतेली मां पर तो तुम केस कर नहीं सकी और चली है मुझ पर केस करने। तुम जानती हो कि जिसको जाकर तुम शिकायत लगाओगी वो तुम्हारी रिपोर्ट बाद में दर्ज करेंगे। उससे पहले वो मुझे कॉल करेंगे और मुझसे इजाजत तलब करेंगे कि साहब जी, आपके खिलाफ एक औरत आई है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। आप बताएं उस औरत के साथ क्या करना है। उसकी बात सुनकर मेहरुन्निसा अंदर तक कांप गई थी, क्योंकि इतना तो उसे अंदाजा हो गया था कि वो एक बहुत बड़ा जागीरदार है। यहां तक कि उसने कानून को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। तुम जो मर्जी कर लो, मगर फिर भी मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहां से बाहर निकलने ही लगी थी कि उसकी आवाज सुनकर चौंक उठी। मैंने सुना है कि गुड़िया बहुत ही खूबसूरत लड़की है और अभी उसकी जवानी भी जोबन पर है। सोच रहा हूं क्यों ना अपना एक दिन खुशगवार बना लूं। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, वो शेरनी बनकर उस पर झपटी
और नफरत भरे अंदाज में कहने लगी, खबरदार, जो तुमने मेरी बहन की तरफ नजर उठाकर भी देखा, मैं खुदा की कसम उठाकर कहती हूँ, मैं तुम्हारी आंखें नोच डालूंगी। अरे अरे मेरी रानी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो सिर्फ उसका नाम लिया था। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक उसे नहीं देखा। बस मेरे गार्ड्स मुझे बता रहे थे कि वो बहुत प्यारी है, तो मैंने सोचा तुम्हारे इनमें भी इजाफा कर देता हूँ। तुम क्या करने वाले हो? अब की बार उसने दो टोक अंदाज में बात करने का फैसला किया तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम मुझसे निकाह कर लो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब कर दूंगा, बल्कि उसे तो मैं इसी जगह पर फेंक आऊंगा जहां से तुम भाग कर आ रही हो। उसकी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। हातिम ने बेसाख्ता उसकी आंखों से अपनी निगाहें फेरी और नजरें झुकाते हुए कहने लगा, जल्दी से ये कपड़े पहन लो, थोड़ी ही देर बाद मेहमान आने वाले हैं। खबरदार, जो वहां पर किसी भी किस्म का तमाशा किया, और ये बात कभी भी ना भूलना कि मैं जो कुछ कहता हूं वो करके दिखाता हूं। और इसकी बहुत सी मिसालें भी मौजूद हैं, जिनमें से एक तुम्हारे सामने ही है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, और अब देखो तुम मेरे घर पर ही खड़ी हो और आजादी से जी रही हो। तुम पर कोई रोक टोक नहीं है, मगर जैसे तुम्हारे हालात नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्द तुम पर पाबंदियां भी लगानी पड़ेंगी। ये कहकर वो रानी की तरफ मुतवज्जो हुआ और संजीदगी से कहने लगा, अपनी बीबी जान को एक एक चीज समझा दो। जी साहब जी, मैं सब कुछ समझा दूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसने तेजी से हाँ में गर्दन हिला दी। हातिम वहां से चला गया था। अब वो मेहरुनिसा की तरफ मुतवज्जो हुई और बेचैनी से कहने लगी, देखिए बेगम साहिबा, फिलहाल आपके पास इनकी बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप हरगिज नहीं जानती कि वो कितने उल्टे दिमाग के मालिक हैं। अगर आपने उनसे बदतमीजी की या आपने उनकी बात ना मानी तो वो ना सिर्फ आपको बल्कि आपके घर वालों को भी नुकसान पहुंचा देंगे। वो बहुत जालिम इंसान है, लेकिन मैं क्यों उसे अपने ऊपर जुल्म करने की इजाजत दूं? अगर मैं ये सब करूंगी तो मैं भी तो खुद जुल्म ही कर रही हूं। वो तड़प कर बोली तो रानी के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो हंसते हुए बोली, ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, हम गरीबों पर ये बातें नहीं जचती। अगर हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इस मुल्क में हमारी आवाज भी कोई चलने दी जाएगी। और जहां तक इन जागीरदारों का सवाल है तो इनके सामने हमारी हैसियत एक कीड़े मकोड़े की ही होती है, जिसे जब दिल चाहे ये मसल कर रख देते हैं। मगर मेहरुनिसा कभी भी किसी को ये इजाजत नहीं देगी कि वो उसे मसले। तुम देखो अब मैं तुम्हारे जागीरदार का दिमाग कैसे ठिकाने पर लगाती हूं। अगर मैंने इसे इंसान का बच्चा ना बनाया तो मेरा नाम भी मेहरुनिसा नहीं। उसने खुद से एक अहद किया था, ये जाने बगैर कि जिस आग में वो कूद रही है उससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अगर एक बार वो इस आग में झुलस गई तो दोबारा कभी भी अपनी असली हालत में वापस नहीं आ पाएगी, और ना ही कभी वो मकसद हासिल कर पाएगी जिसके लिए उसने अपने आप को इतना मजबूत बनाया था। इस बार वो टूटी तो वो बिखर जाएगी और उसे कोई भी संभालने वाला नहीं होगा। थोड़ी ही देर के बाद जब वो सुर्ख रंग का लहंगा पहनकर नीचे आई तो काफी निगाहें उसकी तरफ उठी तो पलटना ही भूल गई। बिलाशुबा वो आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। ब्यूटिशियन ने उसका हल्का लेकिन शानदार मेकअप किया था, जिससे उसके चेहरे के खूबसूरत नक्श मजीद निखर कर सामने आ गए थे। हातिम ने जब उसे देखा तो वो भी बेसाख्ता देखता चला गया। शहरयार ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो जल्दी से होश की दुनिया में आया। उसके लबों पर से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। शहरयार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा तुम भूल रहे हो कि इससे शादी तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी जान को तसल्ली देने के लिए कर रहे हो, जो पाकिस्तान आ रही हैं। हाँ यार, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। हातिम को उसकी बात बुरी लगी थी, बल्कि उसे हर उस शख्स की बात बुरी लगती थी जो उसको उसके काम याद दिलाता था। हाँ ठीक है, मैं समझा शायद तुम भूल गए हो, वैसे ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, हातिम ने नफरत आमेज लहजे में कहा, खबरदार, जो तुमने उसकी तरफ निगाहें उठाकर भी देखा, मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, मैं तुम्हारी आंखें नोच डालूंगा। वो मेरी बीवी बनने वाली है, वो मेरी दस्तरस में आने वाली है। और तुम जानते हो कि जो चीज मेरी दस्तरस में होती है, चाहे वो कितनी ही मामूली क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही सस्ती क्यों ना हो, मैं वो किसी के हवाले नहीं करता और ना ही उस चीज पर किसी की निगाह बर्दाश्त करता हूं। ये तो फिर एक जीता जागता इंसान है। शहरयार को समझ आ गया था कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। इसीलिए वो खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहने लगा, यार, एक तो तुम मेरी बात का बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो, मेरा वो मकसद हरगिज नहीं था। देखो मेरे दोस्तों, तुम्हारा जो भी मकसद हो, लेकिन आइंदा मेरे सामने बात करने से पहले 100 बार सोचना। तुम जानते हो कि मैं अल्फाज के गलत चुनाव पर भी इंसान को सजा दे देता हूं, और मैं ये भी नजरअंदाज कर देता हूं कि सामने मेरा सबसे बड़ा और जिगरी दोस्त खड़ा है। अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें भी उसकी सजा दी जाएगी। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना? अब की बार शहरयार ने हाँ में सर हिलाया और वहां से हट गया, क्योंकि वो जानता था अगर ज्यादा देर तक उसके सामने खड़ा रहा तो फिर से एक नई बात पर झगड़ा शुरू हो जाएगा। वो अब स्टेज पर चली गई थी। एक लड़की तेजी से आगे बढ़ी, उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया। वो जान नहीं पाई थी कि कब नीचे शादी की तैयारियां शुरू हुई।
और अब तो यहाँ पर बाकायदा और बहुत ही खूबसूरत सिस्टम किया गया था। मेहमान भी काफी ज्यादा आ गए थे, यानी वो ये तैयारियां पिछले काफी दिनों से कर रहा था। ये सोचकर ही उसे गुस्सा आने लगा। एक लम्हे के लिए तो दिल में आया कि शादी से इनकार कर दे ताकि वो सब लोगों के सामने जलील और रुस्वा हो जाए, मगर फिर अगले ही लम्हे उसे गुड़िया की फिक्र होने लगी, जो बिलाशुबा उसकी सौतेली बहन थी, मगर वो इससे बहुत मोहब्बत करती थी। बचपन से ही वो उसके साथ रही थी, उसका ख्याल रखा था। अगर ये कहा जाए कि उसने माँ बनकर अपनी बहन की परवरिश की थी तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। उसकी सौतेली माँ को तो दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने से फुर्सत नहीं मिलती थी कि वो अपने बच्चे की तरफ तवज्जो देती, लिहाजा मेहरुन्निसा ही थी जिसने अपनी बहन को बेतहाशा प्यार दिया। तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो और पहले के दिनों से हटकर मुनफरिद नजर आ रही हो। जब उसने ये आवाज सुनी तो बेसाख्ता नजरें उठाकर देखा। उसकी तारीफ करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि हातिम था। उसने निगाहें फेर ली। उसका ये अंदाज देखकर ना चाहते हुए भी हातिम के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। लोग मेरे मुंह से तारीफ सुनने के लिए मचलते हैं और तुम हो कि जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वाह, क्या अदाए बेनियाजी है। वो कोई और ही लोग होंगे, मुझे आपकी जात से कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो लड़की, मेरे सामने जबान संभाल कर बात किया करो। मुझे जबान दराज औरतें बिल्कुल पसंद नहीं, और शौहर से बदतमीजी करने वाली औरतों से तो मुझे शदीद नफरत है। और मुझे उन मर्दों से नफरत है जो जबरदस्ती औरत के ऊपर मुसल्लत होकर और फिर जबरदस्ती अपना हक जमाने की कोशिश करते हैं। मैंने तुम्हारे साथ किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि पहले ही तुमसे डील की थी और तुम खुद ये सब करने पर राजी हुई थी। आपने मुझसे झूठ बोला था, आपने इस डील का नाम नहीं लिया था। मुझे क्या पता आप बाद में मुझसे ये सब करवाने वाले थे। मैंने तुम पर कौन सा बड़ा जुल्म कर दिया, या मैंने कौन सा तुम्हारी सौतेली माँ की तरह तुम्हें कोठे पर फेंक दिया। तुमसे निकाह कर रहा हूं। आप मुझसे निकाह कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, बल्कि इसमें तो मेरा नुकसान है। एक तो मैं पूरी दुनिया की नजरों के सामने आ जाऊंगी कि मैं आपकी बीवी बन गई हूं, और दूसरी तरफ जब आप थोड़े ही अरसे बाद मुझे तलाक दे देंगे तो कोई भी मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। तुम तो बहुत ही आगे के बारे में सोच रही हो। फिलहाल अपनी सोचों को ब्रेक लगाओ और आज की तकरीब को एंजॉय करो। देखो तो सब कितने खुश हैं। मैं पहले ही जानता था कि सब लोग मेरी शादी के लिए बेचैन होंगे, लेकिन अंदाजा नहीं था कि इस हद तक बेचैन हो जाएंगे। वो बहुत खूबसूरती से मुस्कुरा रहा था और उसकी ये मुस्कुराहट मेहरुन्निसा को जहर लग रही थी। मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारा शिद्दत से ये दिल चाह रहा है कि तुम मेरा मुंह नोच लो, लेकिन क्या है ना कि तुम ये हिम्मत नहीं कर सकती, और अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा अंजाम कैसे होगा। जी आप ठीक कह रहे हैं। मैं जानती हूं कि मैं आपका मुंह नहीं नोच सकती, लेकिन मैं आपका गिरेबान पकड़कर आपको हकीकत का आईना जरूर दिखा सकती हूँ और आपको जरूर बता सकती हूँ कि आपका चेहरा जितना खूबसूरत है, आपका दिल उतना ही काला है। दोनों में दोबारा से तू मैं शुरू हो गई थी। शहरयार तेजी से स्टेज की तरफ गया और दांत पीसते हुए कहने लगा, खुदा का वास्ता है अब तो खामोश हो जाओ। सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। सब लोग क्या सोचेंगे। मीडिया भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाला है। क्या तुम लोगों को अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं। हातिम भी फौरन से होश की दुनिया में आया, क्योंकि मीडिया का नाम सुनकर ही वो बहुत मोहतात हो जाता था। जानता था कि आज का दौर कितना तरक्की याफ्ता है। एक जरा सी वीडियो भी अगर वायरल हो जाती तो उसकी सियासत को नुकसान पहुंच सकता था, और वो ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहता था। अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाओ और यूं जाहिर करो तुम बहुत खुश हो। उसने एक नजर मेहरुन्निसा की तरफ देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। माफ कीजिएगा, हमारी सिर्फ यही डील हुई थी कि आप हमसे निकाह करेंगे। आपने मुझे ये नहीं कहा था कि मैंने मुस्कुराना भी है। अब वो हर चीज को डील से ही जोड़ रही थी। उसका दिल किया कि वो अपना माथा पीट ले। वो ये सोचता था कि वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा ढीठ इंसान है, मगर अब उसकी मुलाकात मेहरुन्निसा से हो गई थी। उसके साथ साथ उसकी ये गलत फहमी भी दूर हो गई थी, क्योंकि मेहरुन्निसा उसकी सोच से भी ज्यादा ढीठ थी। थोड़ी ही देर के बाद मौलवी आ गया। उन दोनों का निकाह हो चुका था। वो किसी और की बीवी बन चुकी थी। वो किसी और की दस्तरस में आ गई थी। अब वो अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोच रही थी। क्या उसने हमेशा ऐसा ही सोचा था कि उसका निकाह इस तरह से होगा। बेसाख्ता उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने जिस क्लास के लोग बैठे हुए थे, उसने कभी इस क्लास के बारे में गुमान नहीं किया था। उसे तो यही लगता था कि उसकी शादी किसी गरीब घर के मामूली से लड़के के साथ हो जाएगी। सहन में ही कुर्सियां लगी होंगी और वो एक सोफे पर दुल्हन बनी बैठी होगी। शदीद गर्मी में उसका पसीना बह रहा होगा और उसकी सौतेली माँ अंदर बाकी चीजें देख रही होंगी। मगर आज सब कुछ तब्दील हो गया था। ना तो उसकी सौतेली माँ मौजूद थी और ना ही वो अपने घर के सहन में मौजूद थी, बल्कि ये तो एक बहुत आलीशान महल था। मगर क्या फायदा इसका भी। कौन सा ये हमेशा रहने वाला था, या कौन सा ये इसका अपना था। उसने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली।
हातिम बहुत गौर से उसके चेहरे के बदलते तासुरात को देख रहा था। फिक्र मत करो, जब तुम्हें छोड़ूंगा तो बहुत सारी दौलत भी तुम्हारे नाम करूंगा, ताकि बाकी की जिंदगी गुजारने में तुम्हें किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आप मुझ पर मेहरबानी कीजिएगा, आप मेरे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखिएगा, क्योंकि मुझे आपकी दौलत से कोई गर्ज नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है, ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। जैसे ही 2 साल मुकम्मल हो गए मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और उसके साथ साथ तुम्हारी मर्जी के पैसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम जहां चाहे वहां जा सकती हो। अगर तुम किसी भी मुल्क का नाम लोगी तो मैं तुम्हें वहीं पर सेटल करा दूंगा। वो इस वक्त यूं ऑफर कर रहा था जैसे वो टॉफी या बबल की बात कर रहा हो, और मेहरुन्निसा हैरान हो रही थी कि आखिर कौन इंसान इस कदर अमीर और इस कदर खुले दिल का हो सकता है। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं कल ही एक प्लॉट तुम्हारे नाम कर रहा हूं। ये कहकर वो वहां से उठकर चला गया था और अपने दोस्तों में जाकर खड़ा हो गया, जबकि मेहरुन्निसा अब उसकी पुश्त को देख रही थी, जो कहने को तो उसके निकाह में मौजूद था, लेकिन उन दोनों के दरमियान सदियों का फासला था जो कभी तय होने वाला नहीं था। या अल्लाह जी, क्या मेरे नसीब में यही सब कुछ लिखा हुआ था? उसने बेसाख्ता आसमान की तरफ नजरें उठाकर देखा और फिर तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी ही देर के बाद रानी उसे उठाकर फिर से कमरे में लेकर चली गई। वो इस वक्त अपना मेकअप साफ कर रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने चेंज किया था जब दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके साथ ही उसे एक लाठी के जमीन पर लगने की आवाज सुनाई दी। बेसाख्ता पलट कर देखा तो वहां पर आमना बेगम खड़ी थी। अपने पोते की बीवी की यह हालत देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। वो गुस्से से कहने लगी, क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं? अब की बार हैरान होने की बारी मेहरुन्निसा की थी। एक तो वो इस औरत को जानती भी नहीं थी, और दूसरा उसके सवाल पर वो बौखला गई थी। माफ कीजिएगा अम्मा जी, मैं आपकी बात समझी नहीं। उसे अम्मा जी कहना ही बेहतर लगा था। आमना बेगम का दिल तो खुश हुआ, लेकिन फिलहाल उनको इसे सबक सिखाना था, इसीलिए अपनी बात की तफसील पेश करते हुए बोली, तुम्हारा शौहर अभी तक तुम्हारे कमरे में नहीं आया और तुमने कपड़े भी तब्दील कर लिए। क्या तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई? इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, आमना बेगम खुद ही खामोश हो गई। वो कैसे भूल सकती थी कि इस बेचारी के तो माँ बाप ही नहीं, और ये कहानी उन्हें हातिम ने ही बनाकर सुनाई थी। उसने मेहरुन्निसा को अभी समझा दिया था कि तुमने दादी जान को यही बताना है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, और हम दोनों की मुलाकात एक्सीडेंट में हुई थी, जिसमें तुमने मेरी मदद की थी और तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी। क्योंकि दादी जान उन लोगों को बहुत पसंद करती हैं जो लोग मेरे काम आते हैं। वो ऐसा करने पर राजी तो हो गई थी, लेकिन अब उसे ये काम बहुत मुश्किल लग रहा था। मुझे माफ करना बेटा, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो। ये कहकर वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास आई और उसके ऐन सामने खड़े होकर कहने लगी, देखो बेटा, अच्छी औरतें वो होती हैं जिनके नजदीक उनके शौहर की खुशी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। देखो, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें शादी के जोड़े में देखता तो उसे कितनी खुशी महसूस होती, मगर तुमने वो तब्दील करके शादी का सारा मजा ही खराब कर दिया। देखो, अच्छी औरतें ऐसा नहीं करती। जी दादी जान, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मुझे माफ कर दें, मेरा ऐसा इरादा हरगिज नहीं था। उसने निगाहें झुका ली और फौरन से माजरत करते हुए बोली। आमना बेगम ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और उसे कहा, तुम बहुत प्यारी हो और बहुत ही मासूम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे हातिम को इतनी अच्छी लड़की मिल जाएगी। जिस तरह के उसके हालात हैं, मुझे तो लगता था उसे शहर की ही कोई तेज तरार औरत मिलेगी, मगर जब मुझे पता चला कि उसने तुमसे शादी की है तो मेरे दिल को वाकई तस्कीन पहुंची है। मेरा पोता थोड़ा सा सरफिरा है और जज्बाती भी है, लेकिन तुमने उसका बहुत ख्याल रखना है। उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना और ना ही उसे कभी इस बात का एहसास दिलाना कि वो बिल्कुल अकेला है। जी दादी जान, मैं आपकी बात समझ गई हूँ और मैं ऐसा ही करूंगी, आप परेशान मत हो। मैं उनको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, बल्कि हर मामले में उनका साथ दूंगी। काफी देर तक वो आमना बेगम के साथ बैठी रही थी और उनसे इधर उधर की बातें करती रही। तभी उसे अंदाजा हुआ कि हातिम के वालिदैन का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। उसकी दादी जान ने ही उसकी परवरिश की थी। उसके 2 चचा भी थे जो मुल्क से बाहर रहते थे। उसकी दादी हर महीने उनसे मिलने भी जाती रहती थी, लेकिन इस बार वो काफी महीने तक वहां पर रही थी। हातिम को शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो अभी घर बसाना चाहता था, मगर उसकी दादी जान उस पर बार बार दबाव डाल रही थी। उसकी दादी जान को कैंसर भी था और डॉक्टर ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि उसकी दादी 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। इस दौरान हम इलाज करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से मुआवजा हो गया तो ठीक, वरना उनका वक्त पूरा हो जाएगा। उसने अपनी दादी जान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस लड़की से निकाह किया था, और ये निकाह इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस पर था, क्योंकि 2 साल बाद वो इसे छोड़ने वाला था। हातिम ने मुझे बताया है कि उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। अगर तुम उसे ना बचाती तो वो बेचारा। ये कहकर वो रोने लगी। उन्हें रोता हुआ देखकर मेहरुन्निसा के हाथ पांव ही फूल गए थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे उन्हें खामोश कराए। दूसरी तरफ जब हातिम कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने अपनी दादी जान को रोते देखा तो उसने सोचे समझे बगैर ही मेहरुन्निसा को डांटना शुरू कर दिया।
ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने इस मासूम बच्ची को डांटने की? उसी वक्त आमना बेगम ने अपने आंसू साफ किए और अपने पोते पर चढ़ दौड़ी। दादी जान, मुझे माफ कर दे, मुझे लगा इसने आपको रुलाया है। वो फौरन से अपनी बात की तफसील पेश करते हुए कहने लगा, तुम्हें फिर भी इसे डांटना नहीं चाहिए था। ये तुम्हारी दस्तरस में मौजूद है, ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम इसकी इज्जत करो, खास तौर पर बाहर के लोगों के सामने, और मेरे सामने तो तुमने इसकी लाजमी इज्जत करनी है। अगर तुमने इसे कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हद से ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। हातिम ने जल्दी से माजरत की। वो थोड़ी देर तक उनके पास बैठी रही और उन्हें नसीहतें करती रही। उसके बाद वो कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद वो मेहरुनिसा की तरफ मुतवज्जो हुआ। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी कौन कौन सी डील्स हैं? मैं आपको अभी बता देती हूँ। उसने कागज पर वो सारी चीजें लिख कर दी थी। 2 साल तक आप मेरे पास नहीं आएंगे। इस दौरान आप मेरे घर वालों की भी मदद किया करेंगे और उन्हें भी हर महीने एक मोटी रकम भिजवाया करेंगे। मेरी बहन एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से ये ख्वाहिश उसके दिल में ही दब गई है। मैं चाहती हूँ आप उसका दाखिला भी उस कॉलेज में करवा दें और हर महीने उसकी फीस अदा किया करें। दूसरी तरफ जैसे ही 2 साल गुजरेंगे आप मुझे सऊदीया सेटल करवा देंगे और उसके साथ साथ मुझे 5 करोड़ की रकम भी देंगे। बात करके वो खामोश हो गई और मुस्कुराती हुई नजरों से सामने खड़े हातिम की तरफ देखने लगी। उसे लग रहा था शायद वो चीखना शुरू कर देगा और वावेला मचाएगा, लेकिन हैरत तो उसे तब हुई जब वो नॉर्मल अंदाज में कहने लगा, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। इसके अलावा अगर तुम कुछ और लिखना चाहती हो तो लिख लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, मगर ये बात मत भूलना कि ये सिर्फ आज की रात तक ही महदूद है। ठीक है, फिर तो मुझे डिफेंस में एक घर भी लेकर दोगे और उसके अलावा मुझे 2 गाड़ियां भी चाहिए। वो एक ही सांस में बोल पड़ी। हातिम के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई और उसके बाद वो खिलखिलाकर हंसने लगा। यार, तुम लड़कियों की सोच कितनी छोटी होती है। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मान ली, बल्कि डिफेंस में घर तो कल ही तुम्हें खरीद कर दे दूंगा। कागजात तुम्हारे नाम होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हें एक घर की मालिक बन जाओगी। और जहां तक गाड़ियों का सवाल है तो पोच में इतनी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं, तुम देख लो, अगर उनमें से कोई तुम्हें पसंद आती है तो तुम रख लो, वरना तुम्हें दूसरी लेकर दे दूंगा। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहां से चला गया, जबकि मेहरुनिसा की आंखों में आंसू फैल गए। न जाने क्यों अब उसे गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी उसे इतना सब कुछ लिखने की? वो इंसान क्या सोच रहा होगा कि वो पैसों के लिए कितनी भूखी है। वो तो सिर्फ और सिर्फ हातिम को तंग करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि वो इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर वो कैसे भूल सकती थी कि हातिम एक बहुत बड़ा जागीरदार होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है और सियासत में भी उसने हमेशा आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उसके दिल में यह ख्वाहिश शिद्दत से जागी थी कि काश ये इंसान एक अच्छी फितरत का मालिक होता। ये ख्वाहिश उसके दिल में ही दब कर रह गई और वो पिछले गुजरे दिनों के बारे में सोचने लगी। वो कभी अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि उसकी जिंदगी इस तरह से तब्दील हो जाएगी। वो दिन इसकी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन था। उसने एफएससी में टॉप किया था और ये खबर लेकर वो घर के अंदर दाखिल हुई थी। उसने अपनी माँ को बताना था कि अब आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। अपनी दोस्त से बातें करके उसने सब कुछ क्लियर कर लिया था। उसे एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल रही थी। वो ना सिर्फ उसकी फीस अदा कर रहे थे, बल्कि उसे खर्चा पानी भी दे रहे थे और रिहाइश भी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मिल रही थी। उसके तो जैसे नसीब ही खुल गए थे। वो बहुत ज्यादा खुश थी। जब उसने अपने सौतेले बाप से इस बारे में बात की तो वो नफरत का इजहार करते हुए कहने लगे, ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। आजकल यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत खराब है और लड़कियों पर तो मैं वैसे भी यकीन नहीं रखता। तुम्हारे मामले में मैं किसी भी किस्म की नरमी का मुजाहिरा नहीं करूंगा। बेहतर यही है कि घर में बैठो और घर के काम सीखो। वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे आगे पढ़ना था, उसे आगे बढ़ना था। वो अपना नाम बनाना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर वो घर में ही बैठी रही और यही जिंदगी गुजारती रही तो कभी भी अपना मुस्तकबिल नहीं बना पाएगी, कभी भी इस छोटे से गंदे मोहल्ले से बाहर नहीं निकल पाएगी। उसने अपने ख्वाबों को ही पूरा करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी और जब किस्मत उसका साथ दे रही थी तो अपने सौतेले बाप की वजह से पीछे नहीं हट सकती थी। उसने अपनी अम्मा जान से इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने उसे इजाजत देते हुए कहा, ठीक है, तुम वहां पर जा सकती हो, बस अपना बहुत ख्याल रखना। ये बातें थी जो उसकी अपनी माँ के साथ तय हुई थी। लेकिन अगले ही दिन उसके सौतेले बाप ने उसे 20 लाख के एवज कोठे पर बेच दिया। ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि किस्मत इस तरह से पलटा खाएगी और जिंदगी उसके साथ इतना गंदा मजाक कर देगी। उसे लग रहा था उसकी जिंदगी से सारी खुशियां खत्म हो गई हैं। उसके सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। पीछे भी एक खाई मौजूद है। ना तो वो आगे बढ़ पा रही थी और ना ही वो पीछे हट पा रही थी। वो जिस कदर मजबूत आसाब की मालिक थी, नीलम बाई से तो उसने थोड़ा सा वक्त ले लिया था, ताकि उस माहौल में सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको खुश कर दूंगी। उसने उन्हें यह भी एहसास दिलाया था
कि उसे इस सब से कोई मसला नहीं है, बल्कि वो तो खुश हो रही है कि उसकी अपने सौतेले बाप से जान छूट गई, जो कि उस पर बहुत जुल्म करता था। नीलम बाई भी मुस्कुराने लगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस लड़की को सीधा करने में बहुत अरसा लग जाएगा। वो उन्हें टेढ़ी खीर मालूम हो रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़की इतनी आसानी से समझ जाएगी, मगर वो कहाँ जानती थी कि वो लड़की अपने जहन में कितने मंसूबे बनाकर बैठी हुई है। इसी दौरान ही उसने वहां के चौकीदार से भी याराना लगा लिया, क्योंकि यहां से निकलने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। और फिर एक रात के अंधेरे में उसी चौकीदार की मदद से वो यहां से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। वो रोज रात को उससे मिलने के लिए जाती थी, घंटों बैठकर बातें करती थी। इस बार जब वो गई तो उसकी चाय में जानबूझकर नींद की दवाई मिला दी। जहां तक समंदर खान का सवाल था, वो तो बहुत खुश हो रहा था कि कोठी की सबसे खूबसूरत लड़की उसे वक्त दे रही है। वो कहाँ जानता था कि वो इसके साथ इतना बड़ा मजाक करके निकल जाएगी। उसकी बदकिस्मती ये थी कि जल्द ही कोठे वालों को खबर हो गई। गार्ड उसके पीछे भाग रहे थे जब वो एक गाड़ी से जाकर टकराई, जो किसी और की नहीं बल्कि हातिम की थी। वो एक पार्टी से वापस आ रहा था जब मेहरुन्निसा उसकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे इन लोगों से बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। तुम क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? हटो मेरे सामने से, मेरा दिमाग खराब ना करो। उसने चीखते हुए कहा तो वो ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगी, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, इस इंसान से बचाओ, ये इंसान मेरी इज्जत। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, हातिम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे घसीटते हुए गाड़ी में डाला। उसे अंदाजा हो गया था कि ये लड़की बहुत खतरनाक है। आजकल तो वैसे भी मीडिया उसके खिलाफ था, सब लोग उसकी जासूसी में लगे हुए थे। एक जरा सी गलती उसे सब लोगों की नजरों के सामने ला सकती थी और उसकी रेपुटेशन खराब कर सकती थी। मजबूरन उसने इस लड़की को गाड़ी में डाल दिया। मुझे बताओ ये सारा क्या ड्रामा है? इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, गोलियां चलने की आवाज सुनाई देने लगी। गार्ड्स को मालूम हो गया था कि वो इस गाड़ी में है और अब वो फायरिंग कर रहे थे ताकि ड्राइवर को डरा सकें, मगर वो नहीं जानते थे कि अंदर भी हातिम बैठा हुआ है, जो अपने रब के अलावा किसी से भी नहीं डरता। और तब उसे इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि ये लड़की जो कुछ भी कह रही थी ठीक ठीक कह रही थी। मेहरुन्निसा ने उसे अपने ऊपर बीती हुई दास्तान सुना दी और रोते हुए कहने लगी, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहां पर जाऊं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे एक दिन के लिए पनाह दे सकते हो? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे हैरानगी हो रही है कि तुम मर्दों से भाग कर आई हो और अब दोबारा एक मर्द से मदद तलब कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूंगा? मुझे अपने रब पर यकीन है, मुझे यकीन है कि मेरा रब कभी भी मुझे रुस्वा नहीं करेगा। मेरे रब ने पहले भी मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाला था। अगर तुम्हारी नीयत में खोट भी हुआ तो मैं अपने रब पर इतना यकीन रखती हूँ कि मेरे मामले में तुम्हारी नीयत बदल जाएगी। उसने बहुत ही मुतमईन अंदाज में जवाब दिया। हातिम को भी हैरानी हुई थी। आज से पहले तक उसने कभी भी किसी इंसान को इतना समझदार नहीं पाया था। वो उसे लेकर अपनी हवेली में आ गया। वो रात उसने वहीं पर ही गुजारी थी और पूरी रात हातिम भी अपनी दादी के बारे में ही सोचता रहा था, जिन्होंने इसे सख्ती से कह दिया था कि अगर तुमने इस महीने के अंदर अंदर निकाह नहीं किया, मुझसे बात ना करना। अब मैं उसी दिन पाकिस्तान आऊंगी जिस दिन तुम निकाह कर लोगे। इससे पहले ना तुम मुझे बुलाना और ना मुझे कॉल करनी है। दूसरी तरफ उस खूबसूरत लड़की का भी चेहरा उसकी नजरों के सामने घूम रहा था, जिसका सौतेला बाप तो उस पर जुल्म कर ही चुका था और अब ये बात यकीनी थी कि वो अपने घर वालों के पास नहीं जा सकती। तो यानी उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था जो उससे किसी भी किस्म का सवाल करता। अगर तो वो चाहता था तो उस लड़की से 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर निकाह कर सकता था। इस तरह से वो अपनी दादी को भी मुतमईन कर देता। उसके जहन में तो सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा चल रहा था। 2 दिन तक उसने इस लड़की को अपने पास रखा। इस दौरान मेहरुन्निसा ने अपनी खाला जान को भी कॉल कर दी थी। उसने कह दिया था कि मैं अब आपके पास आ रही हूँ। उस दिन वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी खाला जान ने उसे अपने पास आने की दावत दी थी, मगर नौकरानी ने उसे आकर बताया कि तुम्हारा निकाह हातिम से हो रहा है। और फिर उस पर सारी हकीकत आश्कार हो गई कि हातिम ने उसकी मदद सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि इसमें उसका अपना मकसद शामिल था, वरना वो कभी भी किसी भी इंसान के बगैर कोई फायदा मदद नहीं करता। उन दोनों की शादी को तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था। दोनों में किसी भी किस्म की कोई बात नहीं होती थी। कहने को दोनों एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर थे। दोनों में सदियों का फासला था। दादी जान को यह बात महसूस हो गई थी। एक दिन उन्होंने मेहरुन्निसा को अपने पास बिठाया और संजीदगी से कहने लगी, मुझे बताओ तुम लोगों के दरमियान क्या मसला चल रहा है? जहां तक मुझे अंदाजा हुआ है तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें मैंने अपनी बेटी माना है, मुझे यकीन है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। दादी जान से वो वाकई हद से ज्यादा अटैच हो चुकी थी। उनसे वो कुछ छुपा नहीं सकती थी और जिस तरह की बातें दादी जान ने उससे कही थी, ये सुनकर वो काफी हद तक खूबसूरत भी हो गई थी, क्योंकि दादी जान ने उसे कहा था, अगर तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगी तो ये भी हो सकता है कि तुम सारी उम्र के लिए पछताती रहो। एक औरत के लिए शादी कोई खेल या मजाक नहीं है,
बल्कि ये जिंदगी भर का फैसला होता है। मर्द तो दूसरी शादी भी कर सकता है और कोई भी उसे पूछने वाला नहीं होता और ना ही उस पर उंगली उठाने वाला, लेकिन अगर एक औरत को तलाक हो जाए तो जमाना उस पर थू थू करता है। मुझे ना जाने क्यों लग रहा है कि तुम लोगों का ताल्लुक जैसा नजर आता है वैसा हरगिज नहीं है। दादी जान की बात सुनकर वो जोरों शोर से हाँ में सर हिलाने लगी और रोते हुए कहने लगी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमारा ताल्लुक वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है, मगर मैं चाहती हूं कि हम लोगों के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक कायम हो जाए, जो कि मुझे मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अब की बार हैरान होने की बारी आमना बेगम की थी। उन्होंने अपनी पोती के हाथ पकड़ लिए और पुरजोश अंदाज में कहने लगी, मुझे बताओ और भी बताओ क्या क्या हुआ है। उस मासूम लड़की ने अलिफ से लेकर ये तक सारी बात दादी जान को बता दी। शाम के वक्त जब हातिम वापिस आया तो सबसे पहले उसे दादी जान के कमरे में हाजिर किया गया। दादी जान ने उसकी इतनी इज्जत अफजाई की थी कि उसके अपने ही कानों से धुआं निकलने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि मेहरुनिसा इस तरह की बेवकूफ़ी करेगी। और उसके साथ दादी जान ने उस पर एक और बड़ा राज खोल दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं तुम्हारे पोते देखकर ही इस दुनिया से रुखसत होंगी, और अब मुझे तुमसे हर हाल में एक पोता चाहिए। जहां तक उस डॉक्टर का सवाल है तो मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं चाहती थी कि तुम जल्द अज जल्द निकाह कर लो और तुमने वाकई ऐसा किया। तुम्हारा इंतखाब भी बहुत जबरदस्त था, लेकिन तुम्हारी नीयत बहुत गंदी है। जितनी जल्दी हो सके अपनी नीयत ठीक कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना फिर मैं। इससे पहले कि वो कुछ कहती, हातिम ने गहरी सांस ली और कहने लगा, अब आपको हकीकत का पता चल ही गया है तो मैं आपसे थोड़ा सा वक्त मांगता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इसे वो मोहब्बत और वो इज्जत दे सकूं जिसकी वो हकदार है। बज़ाहिर तो वो ये सब कुछ कह रहा था क्योंकि वो दादी जान से पीछा छुड़वाना चाह रहा था। वो अब हद से ज्यादा उसकी इज्जत अफजाई करने लगी थी और ये उसकी बर्दाश्त में नहीं था। जब वो कमरे में आया तो उसे देखकर वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम में जाकर छुप गई। ना चाहते हुए भी हातिम के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो खुद भी तो उसके साथ ताल्लुक इस्तवार करना चाहता था क्योंकि वो लड़की बाकी सब लड़कियों से मुनफरिद थी, मगर इस बात का इतराफ करते हुए उसे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। उसने दादी जान को बताकर दोनों की परेशानी हल कर दी। बाहर निकलो अभी और इसी वक्त, वरना आप मुझे डांटेंगे और मारेंगे भी, उसने मासूमियत से कहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, जल्दी से बाहर निकलो। जब वो बाहर निकली तो वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसका बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगा दे बोला, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई थी तो इसका इजहार मेरे सामने करती, दादी जान को बताने की क्या जरूरत थी। क्या मतलब है इस बात का? मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। अच्छा तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है मगर तुमने ये किसी को नहीं बताया। उसने इसकी बात पकड़ी तो वो तेजी से बोली, ऐसा कुछ भी नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। मगर उसके लबों पर फैली हुई मुस्कुराहट और उसकी आंखें उसके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। हातिम को भी पता चल गया था कि वो वाकई उससे मोहब्बत करने लगी है। निकाह का जज्बा खूबसूरत ही इतना होता है कि दो अजनबियों के दिलों में भी एक दूसरे के लिए बेपनाह अपनायत पैदा कर देता है। ठीक है, आज मैंने एक और बड़ा फैसला किया है। अब चूंकि दादी जान के सामने ये राज आ ही चुका है तो मैं सोच रहा हूं अब सब खत्म कर दिया जाए। क्या मतलब है खत्म कर दिया जाए? उसने बेचैनी से पूछा। उसे लगा था उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। वही जो कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेहरुनिसा की हालत मरने वाली हो गई थी। मैंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाए। उसकी सांस में सांस आई। उसने जोर से हातिम के कंधे पर हाथ मारा और चिल्लाते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। वो शरारती अंदाज में बोलता उसकी तरफ बढ़ा तो वो तेजी से बाहर की तरफ भागी। हवेली में उन दोनों की खिलखिलाहटें गूंज रही थी। हातिम ने ना सिर्फ उससे वफा निभाई थी बल्कि उसके साथ साथ उसके घर वालों का भी ख्याल रखने लगा था। उनके रिश्ते को सब लोगों ने ही कबूल कर लिया था।